आदाब। बच्चों की परवरिश ये एक ऐसा सफ़र है जो अपने साथ बहुत सी खुशियाँ, लेकिन हाँ, साथ ही साथ काफ़ी ज़हनी दबाव और खौफ भी लाता है। आज के इस तज्ज़िये में हम उन तहक़ीक़ पर बात करेंगे जो बताती हैं कि बग़ैर किसी दबाव के एक निहायत खुशगवार माहौल में बच्चों की बेहतरीन तरबियत कैसे की जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस ज़बरदस्त कोट पर गौर करें। बच्चों को मारे पीटे, गुस्से या डर के बगैर भी रूल्स सिखाए जा सकते हैं। यहाँ एक आम गलतफहमी दूर करना ज़रूरी है। माशरे में लगता है कि अगर सख्ती ना हो तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। देखें, बच्चों को कवानीन और उसूलों की ज़रूरत बिल्कुल होती है, लेकिन इन्हें सिखाने के लिए खौफ का सहारा लेना ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आज के इस तज्ज़िये में हम इन 6 मौज़ूआत को देखेंगे। कमाल का अफसाना, अपनी पहचान बरकरार रखना, मुस्बत तरबियत, उम्र के मुताबिक तब्दीलियाँ, बड़ों के मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ और मुवाज़ना करने के नुकसानात। ये सारा ढांचा हमें बताता है कि बेहतर तरबियत का असल आगाज़ अंदर से, यानी खुद माँ की ज़हनी सेहत से होता है। तो पहला हिस्सा है द मिथ ऑफ परफेक्शन, यानी कमाल का अफसाना। आज के दौर में ना माओ पर एक अजीब सा गैर हकीकी दबाव है। एक तरफ ये परफेक्ट मदर का तस्वुर है जो हर वक्त किताबी बातों पर 100% अमल करने की कोशिश में थक जाती है, और दूसरी तरफ है एक हैप्पी मदर। वो तस्लीम करती है कि भाई कुछ दिन बुरे भी हो सकते हैं। हकीकत तो ये है कि बच्चों को एक मुकम्मल माँ से कहीं ज्यादा एक खुश माँ की ज़रूरत होती है। हर रोज़ हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, और इस बात को तस्लीम कर लेना ही सबसे बेहतरीन आगाज़ है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। मेंटेनिंग अ यूनिक आइडेंटिटी, यानी अपनी मुनफरिद पहचान बरकरार रखना। इसे ऑक्सीजन मास्क का असूल भी कहते हैं। आपने हवाई जहाज़ में सुना होगा ना कि पहले अपना मास्क पहने। यहाँ भी वही बात है। अक्सर होता ये है कि ख़वातीन अपनी तालीम, करियर या शौक़ पर ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा लगाती हैं, लेकिन बच्चों के आने के बाद अपनी सारी सलाहियतें उन्हीं पर कुर्बान कर देती हैं। हमें यहाँ ये सीखना है कि अगर आपको आर्ट या किसी भी हॉबी का शौक़ है तो इसे बच्चों की खातिर मुकम्मल तौर पर दबाना नहीं चाहिए। आखिर बच्चे तो बड़े होकर अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएंगे। अगर अपना वजूद ही खो दिया तो आगे चलकर डिप्रेशन और एक खालीपन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी ज़ात के लिए रोज़ाना वक्त निकालना बिल्कुल लाजमी है, जैसे योगा, प्राणायाम, हमिंग, सेल्फ हिप्नोसिस या टैपिंग। इनमें से जो भी बेहतर लगे उसके लिए दिन में ज़रूर वक्त निकालना चाहिए। इन मसरूफियात से ज़हनी तनाव कम होता है और बच्चों को भी ये पैगाम मिलता है कि माँ की अपनी सेहत और ज़िंदगी इंतहाई कीमती है। एक खुश और पुरसुकून इंसान ही हकीकी मानों में बच्चों के लिए बेहतरीन सहारा बन सकता है, ठीक है ना? अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, पॉजिटिव एंड फियरलेस डिसिप्लिन, यानी मुस्बत और बेखौफ तरबियत। जब आप खुद अंदर से पुरसुकून होते हैं ना, तो बच्चों की तरबियत का अंदाज खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे पहले अपने बचपन के तजुर्बात को समझना होता है। अगर किसी ने माजी में मारपीट का सामना किया हो तो अक्सर ना चाहते हुए भी वो अपने बच्चों के साथ वही तरीका दोहराता है। एक और अहम बात, दोनों वालिदैन के बचपन के तजुर्बात मुख्तलिफ होते हैं, जिससे दोनों के तरबियत के अंदाज में इख्तिलाफ आना लाजमी है। इसलिए आपस में झगड़ने के बजाय हमेशा एक दरमियाने रास्ते का इंतखाब करना चाहिए, ताकि बच्चों के जहन पर कोई मनफी असर ना पड़े। और इसी दरमियाने रास्ते का एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि हम अपने ज़ाती खौफ या माजी के बुरे तजुर्बात को बच्चों पर बिल्कुल मुंतकिल ना करें। मिसाल के तौर पर, अगर आपको बचपन में किसी कुत्ते ने काटा था तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बच्चे को भी कुत्तों से डराया जाए। ऐसा करने से हम बच्चों में बिला जवाज़ एक ऐसी बेचैनी और खौफ पैदा कर देते हैं जो दरअसल उनका अपना तजुर्बा होता ही नहीं है। चौथा हिस्सा देखते हैं, अडेप्टिंग टू डेवलपमेंटल स्टेजेस, यानी उम्र के बढ़ने के साथ साथ अपनी अप्रोचेस को ढालना। तरबियत एक ऐसा सफ़र है जो वक्त के मुताबिक मुसलसल बदलता रहता है। जो मुस्बत तरीक़े 2 से 4 साल के बच्चों पर ज़बरदस्त काम आते हैं ना, वही तरीक़े 15 या 16 साल के नौजवानों पर मुकम्मल तौर पर बेअसर हो जाएंगे। हत्ता कि जब बच्चे 50 साल के भी हो जाएं तो ये सफ़र ख़त्म नहीं होता, बस किरदार बदल जाता है। तो हमें बच्चे की उम्र और उसकी समझ के मुताबिक अपने बात करने के अंदाज और तरबियत के तरीक़ों को भी मुसलसल बदलना पड़ता है। इस ज़िम्न में ये याद रखना इंतहाई ज़रूरी है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। आज अगर एक छोटा बच्चा खाने में नखरे कर रहा है या बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी ज़िंदगी ऐसा ही रहेगा। हर 3-4 साल में बच्चों के रवैये तब्दील होते हैं।
تو ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو سر پر سوار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وقت کے ساتھ یہ چنوتیاں خود ہی بدل جائیں گی۔ اب پانچواں حصہ، پروٹیکٹنگ فرام ایڈلٹ کانفلکٹس، بڑوں کے مسائل سے بچوں کو محفوظ رکھنا۔ یہاں ایک بہت ہی عام مگر اتنا ہی خطرناک رجحان سامنے آتا ہے، بلرنگ دا لائنز، یعنی حدود کا دھندلا ہو جانا۔ آج کل ماڈرن بننے کے چکر میں کچھ لوگ 5 یا 6 سال کے بچے کو اپنا دوست سمجھنے لگتے ہیں اور بڑوں کے پیچیدہ مسائل ان سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیں، بچے کا ننھا سا ذہن ان مسائل کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ بچوں کو اس عمر میں صرف ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، دوست کی نہیں۔ ان سے دوستی کرنے کا وقت تب آئے گا جب وہ خود بڑے اور سمجھدار ہو جائیں گے۔ اس ٹیبل پر غور کریں۔ غیر صحت مند حدود تب بنتی ہیں جب میاں بیوی کے آپس کے مسائل بچوں کو بتائے جاتے ہیں یا انہیں سسرال کے خلاف کسی مہرے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے بچے کے معصوم دل میں ایک ایسی ذہنی کشمکش پیدا ہوتی ہے جو ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس کے برعکس صحت مند حدود وہ ہیں جہاں مسائل کو پیشہ ورانہ مدد یعنی پروفیشنل ہیلپ سے حل کیا جائے اور بچوں کو ان آپس کے جھگڑوں سے مکمل باہر رکھا جائے۔ سیدھی سی بات ہے، بچوں کو بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے۔ آخری اور چھٹا حصہ، دی ڈینجر آف کمپیریسنز، یعنی دوسروں سے موازنہ کرنے کے خطرات۔ ہم سب جانتے ہیں کہ باہر کی دنیا اور معاشرے کا دباؤ اکثر ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، لیکن دوسروں سے اپنا موازنہ آخر ناکام کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر بچہ اور ہر خاندان بالکل منفرد ہے۔ تربیت کا کوئی ایک نسخہ سب پر فٹ نہیں ہو سکتا۔ دوسری فیملیز کو دیکھ کر جو شاید بظاہر بے حد پرسکون نظر آ رہی ہوں، خود کو کم تر سمجھنا صرف اور صرف ایک ٹاکسک شیم یا زہریلی شرمندگی کو جنم دیتا ہے۔ یہ چیز نہ صرف والدین کی خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچاتی ہے، بلکہ بچوں پر بھی اس کا انتہائی منفی اثر پڑتا ہے۔ تو یہاں سے سب سے اہم نقطہ یہ نکلتا ہے کہ تحقیق اور ماہرین کی نصیحت کو، چاہے وہ کوئی بھی کتابیں ہوں یا ایسے تجزیے ہوں، آنکھ بند کر کے ہو بہو لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ ان مشوروں کو ہمیشہ اپنے خاندان کی ثقافت، اپنے بچوں کی ضروریات اور اپنے دل کی آواز کے مطابق تھوڑا ڈھالنا اور تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ آخر میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی گہرا سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ سوچئے ذرا، جب بچے خاندان میں کسی غیر مناسب رویے یا زہریلے ماحول کو برداشت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ کیا سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ دراصل انہیں دبے لفظوں میں یہ پیغام مل رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کا رویہ بالکل ٹھیک ہے اور اسے خاموشی سے سہنا چاہیے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس پر ہر خاندان کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کے اس تجزیے نے پرورش اور خود کی دیکھ بھال کو ایک نئے اور مثبت زاویے سے دیکھنے میں ضرور مدد کی ہوگی۔ سیکھنے اور خود کو بہتر بنانے کا یہ سفر ایسے ہی جاری رکھیے۔